घटना थी मैं अभी बताता हूँ, देखो आप सुनना। पहले तो मैं बता दूं, खेजरली तो गांव का नाम है, जोधपुर के अंदर एक गांव है खेजरली। पहली तो बात, कोई घटना होती है तो दो चीजें दिमाग में आती है, कब हुई थी और कहां हुई थी। खेजरली में, खेजरली कहां पर पड़ता है, तो जोधपुर में पड़ता है। कब हुई थी सुनना, देखो। घटना है भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1787, और वैसे पूछो तो 12 सितंबर 1730 ईस्वी की घटना है। सो देखना, वापस देखना कि खेजरली घटना कब की है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787। ज्यादातर में से समझ में नहीं आएगा आपको, ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम वाले टाबर है उनको तो मरी नहीं समझ के अंदर आता कि लिख क्या दिया गया यहाँ पे, तो शहर वाले टाबर है उनको नहीं समझ के अंदर आता कि ये क्या लिखा हुआ है। आप अपने एक बार नीचे वाला देखो, ये घटना है 12 सितंबर 1730, 12 सितंबर 1730 की घटना है, 12 सितंबर 1730 की। मैं आप ऊपर वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और सुनना, देखो। ये जो कैलेंडर है अपना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी का जो भी कैलेंडर है, ये ईसाइयों का कैलेंडर है, इसलिए बाकायदा ईस्वी लगते ही रहते हैं इसके पीछे, ईस्वी लगता है, ईसाइयों का कैलेंडर वहां से पता चलता है। या इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। आगे जब मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा इसके बारे में। एक पोप हुआ करते थे ग्रेगरी 13, और पोप ग्रेगरी 13 ने ये कैलेंडर शुरू किया था, इसलिए इसका नाम ही ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ गया था। अपना कैलेंडर ये नहीं था, अपने यहाँ पे कहते हैं कि कोई विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे, उन्होंने अपना कैलेंडर शुरू किया था, इसको हम विक्रमी कैलेंडर कहते हैं। आप और मैं शायद उस कैलेंडर को भूल गए, पर अपनी मम्मियां उसको याद रखती है। आज भी चैत बैसाख जेठ साठ के नाम से गांव में महीने गिने जाते हैं, आज भी उसके हिसाब से हम सारे त्योहार मनाते हैं। वो जो अपना गांव में कैलेंडर चलता है, अपने यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अपना वो जो मम्मी वाला कैलेंडर और जो अपने जिस जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इन दोनों में 57 ईयर का डिफरेंस है। कि मम्मी वाला जो कैलेंडर है वो 57 साल पहले शुरू हो गया था, 57 ईयर्स पहले शुरू हो गया था, और जब वो 57 साल का हो गया था तब ईसाइयों ने अपना कैलेंडर शुरू किया। इसलिए जब भी कोई पूछे कि ये ईस्वी सन चल रहा है, इसका विक्रमी संवत क्या होगा, क्योंकि वो विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया इसलिए उसको विक्रमी कैलेंडर बोल देते हैं। तो वो विक्रमी कैलेंडर के अंदर कौन सा साल होगा, तो आप बिना सोचे समझे उसमें 57 ईयर्स जोड़ लिया करो, जैसे 57 ईयर्स आएगा वो अपने आप चीज आ जाएगी। जैसे मैं अब क्या बताऊं कि अब मैं कह रहा हूं कि 2020 चल रहा है, और अब आप पूछे मम्मी वाले कैलेंडर में कौन सा साल चल रहा होगा, 57 जोड़िए तो क्या जाएगा 77, तो 77 चल रहा है एक्जेक्टली। आप यहाँ देखिए ये 1730 1730 चल रहा है, जोड़िए आप 57 जोड़िए, इसके अंदर क्या आएगा 1787 आ जाए। कोई सन ऐसा है मुझे बहुत अच्छा सा याद आता है हमेशा कि यार ये बताई जानी चाहिए बात कि घर पे यदि कभी आप दादाजी के पास बैठो, पुराने लोगों के पास बैठो, तो अक्सर वो एक बात करते हैं, अरे हमारी टाइम एक अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल, कि हमारी टाइम एक छप्पनिया अकाल पड़ा था। अपना लगता है यार छप्पनिया अकाल क्या था, क्या हुआ होगा छप्पनिया अकाल के अंदर, मतलब छप्पनिया अकाल का खौफ इतना ज्यादा कि 56 के अंक को अशुभ मानने लग गए। मैंने खूब सारे ऐसे होटल देखे हैं जिनमें 56 नंबर का रूम नहीं होता, तो मतलब छप्पनिया अकाल ही अपने अशुभ का सूचक माना जाने लगा, गलत चीजों का सूचक माना जाने लगा। 56 तो अब वो छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं उसको, अकाल तो समझ गए, उसका नाम छप्पनिया क्यों है। तो उन वाले कैलेंडर में, दादाजी वाले कैलेंडर में, मम्मी वाले कैलेंडर में उस साल 56 का साल था। कौन सा 56, तो 1956 चल रहा था, 1956 चल रहा था विक्रमी कैलेंडर का। 56 वाले साल में अकाल पड़ा, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया छप्पनियों काल है, छप्पनियों काल। अब मुझे याद आता है कि 2010 का आरएस का प्रीलिम्स था, और आरएस वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान का प्रसिद्ध छप्पनिया अकाल ईस्वी सन के अनुसार कौन से वर्ष में पड़ा था। शहर वाले टाबरों के फिर दुख, पहली बात तो उनका छप्पनिया अकाल नहीं सुना हुआ, यदि उन्होंने छप्पनिया अकाल सुन लिया तो उनको ये नहीं पता ये विक्रमी संवत का कौन सा कैलेंडर चल रहा था। विक्रमी संवत का पता चले तो ये नहीं पता चल रहा कि ईस्वी सन को कैसे निकाले। अपने तीनों याद रखने, वो बात तो मैंने बता दी कि 57 ईयर्स का डिफरेंस है। गांव वाले दादाजी ने अपने से एडवांस है, उनका 57 आगे चल रहा है, उन वाले में 1956, तो अपने उससे पीछे रहेंगे ईस्वी वाले। अब उन्होंने ईस्वी पूछा तो इसे 57 कम कर, तो 56 तो सीधे चले गए, ऊपर वाले सीधे उठ गए आपके 56, तो 57 करना है, पीछे जब 1900 बचे एक और कम कर दो। इसका मतलब अपने वाले में जो उस साल चल रहा होगा वो 1899 चल रहा था। तो ये ध्यान नहीं रखना। अब आप एक प्रैक्टिस करना कि आपका जो भी जन्म वर्ष आता है, जो आपका जो भी बर्थ ईयर आता है, उसको आप चेंज करने की कोशिश करना। डेट ऑफ बर्थ लेना, देखना ईयर क्या है, अब उसमें आप 56 जुड़ेगा घटेगा, वो आप सोचना क्या होगा, सोचना कि उस साल वो विक्रमी संवत का जो कैलेंडर रहा होगा उसके अंदर क्या रहा होगा। और घटनाओं के बारे में आप सोचना कि जब देश आजाद हुआ था उस साल विक्रमी कैलेंडर में क्या रहा होगा। आप सोचना जब संविधान लागू हुआ तब उसके अंदर क्या रहा होगा, जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, आपने यूनाइट हो गए थे पूरी तरीके से, तब क्या रहा। तो ये चीजें काम आती है, आगे खूब सारी काम आई, कहाँ कहाँ काम आएगी मैं और बता दूं। तो मोटी मोटी से मैंने बात बताई, ये ऊपर वाली क्या चीज लिखी हुई, वापस सुनना, देखो वापस उसी बात पर मैं आता हूँ। एक बात तो क्लियर हुई कि ये जो लिखा हुआ है विक्रमी संवत, ये किसी कैलेंडर का नाम है। संवत का मतलब ईयर, किसी विक्रमादित्य नाम के राजा के टाइम में कैलेंडर चलाओ, कैलेंडर पढ़ेंगे तब और बात करेंगे इसकी, इसलिए नाम क्या है विक्रमी लग गया। साल कौन सा, तो अब 1730 में 57 जोड़ने, 57 जोड़ने 1730 में, तो 1787 आ गया। फिर किसी ने ये वाले ऊपर वाला पढ़े, ये क्या कर दिया आपने, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये सिंपल सी बात कि आपका जो ये कैलेंडर होता है ईस्वी वाला कैलेंडर जो होता है उसके अंदर तो 4 वीक ले लेते हो आप, सोमवार से लेके रविवार,
मंडे से लेकर संडे तक के 4 वीक आ जाते हैं। मम्मी वाले कैलेंडर में 4 वीक नहीं आते, उसके अंदर आते हैं फोर्टनाइट, उसमें आते हैं पखवाड़े। 2 पखवाड़े आते हैं, एक 15 दिन का पहले आता है पखवाड़ा, एक 15 दिन का बाद में आता है। पहला फोर्टनाइट वो जिसके अंदर चांद नहीं दिखता, दूसरा फोर्टनाइट वो जिसमें चांद दिखता है। जिसमें चांद नहीं दिखता उसको कह देते हैं डार्क, तो वो हो जाता है आपका कृष्ण पक्ष, और जिसके अंदर चांद दिखता है उसको लाइट भी कह देते हैं, व्हाइट भी कह देते हैं, वो हो जाता है आपका शुक्ल पक्ष। यहाँ पे शुक्ल लिखा हुआ है, लाइट, इसका मतलब चांद तो दिख रहा है। जैसे उधर जनवरी फरवरी के महीने होते हैं, इधर महीनों का नाम चैत्र बैसाख ये होते हैं, तो ये भाद्रपद है। जब आप इसको सुन रहे होंगे उस टाइम हाथों हाथ सोचना कि अब जो महीना चल रहा है वो कौन सा महीना चल रहा है, तो भाद्रपद चल रहा है। 10वीं का मतलब तो आप समझ रहे हो कि इस दिन 10वां दिन होता है। अब समझ में आई आपकी बात कि वो जो मम्मी के कैलेंडर या दादाजी का जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर तो विक्रमी संवत है, उसका जो साल था वो 1787 था, उसका जो महीना था वो भाद्रपद था, उसका जो आपके फोर्टनाइट चल रहा था वो लाइट चल रहा था, और उसका जो दिन था वो 10वां दिन था। इस दिन की घटना है। तो ये तो थोड़ी सी इधर वाली बात होती है। अब घटना पर आ जाते हैं, ये तो बोलो, फिर ये इधर वाली याद रख, दोनों बातें याद रखना। अब कभी एग्जाम के अंदर आ जाए कि खजरली घटना कब हुई थी, अगला लिखे भाद्रपद शुक्ल 10वीं, तो भली बात, अगला लिखे 12 सितंबर, तो भली बात। आप ये दोनों अपने हिसाब से याद रख लेना, दोनों चीजें याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, घटना क्या। मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी, एक बात बताई थी कि जोधपुर का जो किला है उसका नाम है मेहरानगढ़। जोधपुर में मेहरानगढ़ नाम करके किला है, और किले के अंदर कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था किले में। एक मंत्री हुआ करते थे कि गिरधर दास जी, और गिरधर दास जी ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सैनिकों जाओ और जाके आसपास के किसी गांव से लकड़ियां लेके आओ। क्या करोगे भाई लकड़ियों का? तो सीमेंट आ गई, पहले सीमेंट होती नहीं थी, पहले ये काम चूने से किया जाता था, लाइम, लाइम जिसको बोलते हैं, और लाइम के लिए लकड़ियों को जलाना पड़ेगा। लकड़ियों को जला के आप उसका लाइम बना सकते हो, चूना बना सकते हो। तो आसपास से कहीं से लकड़ियां लेके आओ ताकि उसका आपने लाइम बना सके, चूना बना सके, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज लिया जा सके। राजा के सैनिक थे वो, घमंड उनका वैसे ही कम कहाँ रहा होगा। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि भारत में यदि अपने आसपास का छोटा मोटा रिश्तेदार कुछ छोटा मोटा कुछ अधिकारी बन जाए, अधिकारी छोटी कांस्टेबल बन जाए ना, तो लोग जीने नहीं देते। इवन आज भी यदि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा होता है और आपको यदि कांस्टेबल पकड़ लेता है तो सबसे पहले आदमी धमकी देता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी। ये पुरानी परंपरागत विशेषता रही होगी, मुझे लगता है ट्रेडिशनली अपने ऐसे रहे होंगे। वो राजा के आदमी थे तो उनके अंदर ये भावनाएं और छोड़ ही नहीं रहा होगा। गए पास का एक गांव, खेजड़ली नाम का गांव, खेजड़ी के पेड़ ज्यादा इसलिए गांव का नाम खेजड़ली। वहां गए और उन्होंने जाकर कहा क्या, राजा के आदमी थे, कहने की आवश्यकता है क्या, उन्होंने वहां पे खेजड़ी के पेड़ खड़े थे और उनको काटने शुरू कर दिए। जब वो खेजड़ी के पेड़ काटने शुरू किए तब वहां पर एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई नाम करके वहां पर एक महिला थी, और उन्होंने इसका विरोध किया। उनका दिमाग खराब हो गया आपका। मारवाड़ में वैसे ही पेड़ पौधे कम है, और सूखी लकड़ियां तो कोई लेके जाए समझ में आता है, तुम तो गिल्ली लकड़ियां लेके जाओगे और हरी लकड़ियां काट रहे हो। नहीं भाई ये नहीं करना, कहीं से आपको चाहिए तो सूखी लकड़ियां लेके चल जाओ, गिल्ली लकड़ियां तो नहीं काटनी, आप खेजड़ी का पेड़ नहीं काटना, क्यों काट रहे हो? उन्होंने कहा तुम कौन आई बीच में, काम पंचायती करने की आवश्यकता है, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मेरी आंखों के आगे ऐसे पेड़ करते हुए नहीं देखना चाहते, वैसे रूखड़े कम है, तुम काट के ले जाओगे, बरसात कहां से होगी। उनका यदि हम काटे तो तू क्या कर ले, अब कर तो क्या सकती हूँ, तुम्हारे हाथों में हथियार है, पर मेरे आंखों के आगे तो पेड़ नहीं कटने दूंगी। और वो किसी पेड़ को हक कर लेती है, पेड़ के चिपक जाती है, अरे भाई रे मेरी आंखों के आगे नहीं कटे, लो मुझे मार दो और ये काट लो। सैनिक और गर्वोन्मत्त हो रखे पूरी तरीके से, और उस महिला को मार दिया। उस महिला को ही नहीं, उस महिला की 3 बेटियां और उसके पति रामोजी भी उन पेड़ों से चिपक कर मर गए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन सैनिकों ने उन सब गांव वालों को मार दिया। 363 लोग, 363 पीपल पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। दुनिया के किसी भी इतिहास में ऐसी कहानियां नहीं मिलेगी, ना भूतो ना भविष्य थी, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इतने सारे लोग एक साथ अपने प्राणों की आहुति दे गए हों, अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर गए हो, वो भी पेड़ पौधे बचाने के लिए। ऐसा कतई कोई उदाहरण नहीं है। कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय की महिला थी, और बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे जाम्बोजी महाराज, उन जाम्बोजी महाराज ने कभी एक लाइन बोली थी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक सिर के बदले में एक पेड़ बच जाता है तो भी सर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। कुल मिला के पेड़ बचना चाहिए, भले उसके लिए बलिदान देना पड़े। खेजड़ली के उस गांव के अंदर जाम्बोजी की इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए एक सर नहीं कटा था। उस दिन 363 लोग शहीद हो गए थे, पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वाकई उस महिला ने जो किया था वो अनुकरणीय है, याद किया जाना चाहिए उसको, कि उस समय जब लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में जानते नहीं थे, वो लोग कितने जागरूक थे इन चीजों को लेकर कि नहीं इनका बचना जरूरी है, इनके लिए हमारी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये नहीं बचेंगे तो जान वैसे ही नहीं बचेगी। और उन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। हालांकि कहते हैं कि बाद में जब राजा को इन बातों की खबर लगी थी तो राजा ने वो कार्रवाई रुकवा दी थी, पेड़ पौधे वगैरह कटवाने वहां पे रुकवा दिए थे। लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि यार कोई इस प्रकार पेड़ों को बचाने के लिए भी शहीद हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए लोग शहीद हो सकते हैं। वो जो दिन है, वो जो घटना है, उसे हम खेजड़ली घटना के नाम से जानते हैं।
जिसमें उस महिला का नाम अमृता देवी बिश्नोई है और 363 लोग उनके नेतृत्व में पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। विडंबना देखिए आप कि हमारे इतिहास की किताबें इस घटना को उतना महत्व नहीं दे पाई है जितना महत्व देना चाहिए। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, इस सोशल मीडिया के युग में कोई ग्रेटा थनबर्ग जैसी छोटी सी लड़की कहीं पर खड़ा होकर एक छोटा सा भाषण देती है और पूरा मीडिया उसको वायरल करके रख देता है, तब ये सोचा जाना चाहिए कि आज से 300 साल पहले कोई एक महिला जो कि अनपढ़ थी वो इस बारे में कितनी जानती थी। क्या देश के बच्चे को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? हमारी शायद पिछली पीढ़ी, हमारे स्टडी मटेरियल बनाने वाले लोग, हमारे इतिहासकार सब चीजों से इतनी बड़ी घटना अनभिज्ञ कैसे रह सकती है? और तो और देखिए आप षड्यंत्र देखिए ढंग से। छोटे थे तब से दिमाग के अंदर एक बात खूब ढंग से सेटल की हुई है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलाया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा भी उतने सम्माननीय है, पर ऐसे झूठ मत बोलिए। चिपको आंदोलन ये था, आप ये कहिए कि दोबारा उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। वास्तव में जो चिपको आंदोलन जैसी घटना वो ये है जहां पर इतने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। अभी जब 2019 वाले लोकसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री का जोधपुर दौरा था। उन्हीं दिनों के अंदर भारत को कोई अवार्ड मिला था, यूएनओ में अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री अपनी एक सभा के अंदर बोल रहे थे कि अभी हाल ही में यूएनओ ने मुझे चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड 125 करोड़ देशवासियों का है, ये अवार्ड 125 करोड़ मेरे भारतीयों का है, ये आप सबका है कि हमने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में, हमने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया, इसलिए हमें अवार्ड दिया गया है। पर वो आगे अगली लाइन बोले कि हालांकि दुनिया को पता नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता था कि तुम ये अवार्ड हमें आज दे रहे हो, इस 2018-19 में जाकर दे रहे हो, जबकि हमारे पूर्वज, हमारे जोधपुर का बिश्नोई संप्रदाय जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का गय नहीं जानती थी, उन दिनों में भी इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितना सजग, कितना जागरूक, कितना अवेयर था। मैं आज उस मातृशक्ति अमृता देवी बिश्नोई को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय यह कार्य कर दिखाया था। हालांकि भाषण सुनते हुए अपने को लगता है कि यार ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पर चूंकि जोधपुर में बिश्नोई समाज की संख्या अधिक है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया ताकि लोगों के वोट लिए जा सके, लोगों की भावनाओं को केस किया जा सके। मैं फिर कहता हूं कि भले ही उस आदमी ने ऐसा किया हो, लेकिन उस दिन मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था कि राजस्थान की उस महान महिला का नाम देश के प्रधानमंत्री की जिह्वा पर तो आया। देश का प्रधानमंत्री जाना तो सही, वरना हम खुद नहीं जानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं अक्सर जब मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं या यूं ही कभी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं या अक्सर जब लड़कियों से पूछा जाता है कि कोई ऐसी महिला राजस्थान की हिस्ट्री में बताइए जो आपकी आइडियल हो, तो मैंने कभी अमृता देवी बिश्नोई का नाम नहीं सुना। हालांकि जब मैं उसे याद दिलाऊं कि क्या तुम उसे नहीं मान सकती, तो अरे सर हाँ वो भी है, पर यह नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले क्यों नहीं आता है? धीरे धीरे फिजा बदलेगी, शायद नाम ज्यादा पॉपुलर होगा, पर हम सबका हमेशा, मुझे लगता है ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसके बारे में सबसे अधिक जानना चाहिए। मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं के इतिहास के इतर जो हिस्ट्री है, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट जो अपनी सबाल्टर्न हिस्ट्री को लेकर आहें भरते रहते हैं, उनकी मति कैसे मारी जाती है कि वो इस महिला का नाम भी पॉपुलर नहीं कर पाए, जबकि उनका पूरा फोकस रहा कि हमें राजा महाराजाओं के इतर जागे उस हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसके एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट रहे थे उस हिस्ट्री के अंदर उनके बारे में जानना है। तो और एक अच्छा सा एग्जांपल दूं आपको, हनुमानगढ़ के अंदर एक उपखंड पड़ता है पिलीबंगा नाम करके, आपने अक्सर कालीबंगा पिलीबंगा नाम सुने होंगे, पिलीबंगा नाम करके एक उपखंड पड़ता है। इस साल पहले की बात है, वहां के कोई एसडीएम महोदय थे और उन्होंने एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी के बीच बातचीत के अंदर, एसडीएम महोदय को पूर्वी राजस्थान के रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड वो बोल गए कि यार वो जो जोधपुर में खेजड़ली वाली बात हुई थी ना 363 लोगों वाली, वो लोग कोई पेड़ वेड़ बचाने के लिए नहीं मरे थे, कोई शहीद वहीद नहीं हुए थे, तो जमीन की लड़ाई थी आपस के अंदर और आपसी झगड़े के अंदर ही उनमें ऐसी घटना हो गई थी। किसी पत्रकार ने दूसरे दिन वो छाप दिया, जब उसको छाप दिया अखबार में आया तो दूसरे दिन अखबार के साथ में वो हेडिंग और साथ में दूसरी हेडिंग कि बिश्नोई समाज आक्रोशित, और बिश्नोई समाज ने कहा कि हमारी एक पूजनीय महिला के बारे में गलत टिप्पणी की गई, इसलिए एसडीएम साहब माफी मांगे और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। उन दिनों में मैं अखबार जब रेगुलर फॉलो कर रहा था तो मैंने देखा कि वो धरने पे बैठ गए वो लोग, और डेली अखबार में आता बिश्नोई समाज का धरना दूसरे दिन जारी, मांग अमृता देवी बिश्नोई पर की गई टिप्पणी के लिए एसडीएम महोदय माफी मांगे और उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, सजा दी जाए उनको। तीसरे दिन जारी, चौथे दिन जारी, पहले 7वें दिन या ऐसे करके जो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर थे, पीसी के बहुत भले जिला कलेक्टर उस टाइम के जो भी डीएम थे, वो आए वहां पे और एसडीएम महोदय को जहां मंच बना हुआ था, धरना स्थल था, वहां पर लेकर आए और उन्होंने कहा कि पहले 5 मिनट मैं बोल लूं, फिर आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपका जो भी धरना है मैं उसके संबंध में आपसे बात करने के लिए आया हूं, और एसडीएम महोदय ने जो कुछ कहा उसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, ये खेद प्रकट करना चाहते हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये एक बार बोल लें
जनता आक्रोशित थी, जिस बंदे ने गलती की उसको देख के और ज्यादा आक्रोशित थी। ये बोल लें, उसके बाद आप जैसे कहोगे मैं सजा दे दूंगा, मेरे पास पावर है, आप जो कहोगे वो कर दूंगा। एसडी महोदय आए, एसडी महोदय ने कहा कि चूंकि मैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में इतना अवेयर नहीं हूं, चूंकि मैंने हिस्ट्री में इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, सुनी सुनाई बात के आधार पर ऐसा बोल दिया। अब जब आपने ये विरोध किया तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि मैंने कितनी एक रेस्पेक्टेड महिला के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी। मैं उस बात के लिए माफी चाहता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ। आइंदा से मेरे द्वारा ऐसी कोई भी गलती नहीं की जाएगी। मैं उनके सम्मान में आज ही जो कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, वहां पर 363 पौधे लगाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी जहां कहीं पोस्टिंग होगी वहां पर भी मैं भाद्रपद शुक्ल 10वीं को 363 पौधे लगाऊंगा। वो हटे, पीछे किशन वापस आए, उन्होंने कहा अब बताइए भाई, अब आप लोगों को क्या करना है? आप चाहो तो दंड दिया जाए, आप चाहो तो छोड़ दिया जाए। जिन्होंने ये बात कही, वहां जो समाज के मोजीज लोग थे उनका छोड़ दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि कोई आदमी माफी मांग ले तो उससे बड़ा दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यदि कोई आदमी दिल से रिग्रेट फील करे, प्रायश्चित करे, स्वाभाविक बात है, छोड़ा जाना चाहिए उसको। मुझे नहीं पता कि उस दिन तो उन्होंने 363 पौधे लगाए थे, उसके बाद उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, पर मुझे उस दिन दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि समाज ने बड़ा दिल दिखाया और उनको कहा कि माफ किया जाता है इनको। दूसरा, मुझे उस दिन वो कलेक्टर साहब बहुत अच्छे लगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं कितनी अच्छी है। जब आप खुद निर्णय लेने वाली उस कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपके पास दोनों तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों कर सकते हैं, कुछ भी वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, पर एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ज्यादा अच्छा होता है। रचनात्मक डिसीजन लिया उन्होंने, एसडीएम से माफी भी मंगवा ली, एसडीएम से वो जो काम करवाना था वो काम भी करवा दिया। परंतु उन दिनों में एक बहुत बुरी बात फील हुई कि लगातार 7 दिन अखबार में आया कि बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। तब लगा कि हम हमारे समाज को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हमने, कि हमने हमारे महापुरुषों को केवल जाति और संप्रदाय के बंधन के दायरे में लाकर बंद कर दिया है। शायद वो महापुरुष ऊपर बैठकर हम पर हंसते होंगे, हमें कहते होंगे कि लीचड़ों, हम जब कभी भी मरे होंगे, जब कभी भी हमने बलिदान किए होंगे, जब कभी भी खुद को सैक्रिफाई किया होगा तो अपनी जाति के लिए तो नहीं किया होगा। अमृता देवी बिश्नोई जब शहीद हुए होंगे तो उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं जो पेड़ बचाऊंगी उससे केवल बिश्नोइयों को श्वास मिलेगी या उससे केवल बिश्नोइयों को अच्छा वातावरण मिलेगा। वो सबके लिए पूजनीय थे, हम सबके लिए पूजनीय थे, होना यही चाहिए। मैं आप लोगों से और कहूंगा कि आप जब भी सरकारी नौकरियों में जाएं, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर जाएं, भाद्रपद शुक्ल 10वीं याद रखा जाना चाहिए। विशेषकर आप में से जो आरएस बनेंगे, आरएस बनने के बाद अक्सर आपको स्कूलों में बुलाया जाएगा, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। वहां पर आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों के सामने एग्जाम्पल देंगे। हमारे अक्सर एग्जाम्पल विवेकानंद, कलाम, गांधी और भगत सिंह पर आकर रुक जाते हैं, या हम हिस्ट्री में जाते हैं तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान पर चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार आपके एग्जाम्पल के अंदर अमृता देवी बिश्नोई भी उतनी सुदृढ़ता के साथ में मजबूती दर्ज करवाए। क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उस सबसे बड़ी नायिका को हम विस्मृत नहीं कर सकते, उस सबसे बड़ी नायिका को हम भूल नहीं सकते, याद किया जाना चाहिए। शायद आप में से कोई बात को गंभीरता से ले तो बड़ी अच्छी सी बात है। मैं अक्सर क्लासों में बताता रहता हूँ। एक दिन जब मैंने किसी क्लास के अंदर बताया तो एक स्टूडेंट जो क्लास में अक्सर गुमसुम चुपचाप ही सामने बैठे रहते थे, वो उसके बाद मेरे पास ऑफिस के अंदर आए और ऑफिस के अंदर आकर आगे, सर मैं तो खुद ही नहीं जानता था इनके बारे में, आज हिस्ट्री के अंदर पढ़ा तो जाना, पर सर मैं बुक्स लिखता हूँ और ये एक मेरी बुक्स तो लो, आपको मैं भेंट ही कर रहा हूँ, कहानियां लिखता हूँ, आप पढ़ना। और सर आगे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कोई बुक लिखूंगा उसके पहले पन्ने पर अमृता देवी बिश्नोई को डेडिकेट करते हुए बुक लिख दूंगा। मुझे लगा यार अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है, कोई ये भी करे तो कितनी बड़ी बात है। तो वो अमृता देवी बिश्नोई थी, पूरा देश जानना चाहिए। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा को पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जानते हैं, अमृता देवी बिश्नोई यदि इस पीढ़ी के अंदर, इस जीवन के अंदर भी हम ये देख पाए कि कन्याकुमारी के किसी बच्चे को भी बताया जा रहा है अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जान जाए, या नागालैंड का कोई छात्र भी उनके बारे में पढ़े, तब तो वास्तव में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हम जाति बंधन से ऊपर उठकर इन सब चीजों को महत्व दे रहे हैं। वरना अपने अपने तंबुओं के अंदर कैद तो हम कब से बैठे हुए हैं। तो याद रखना भाई केजरीवाल, मुझे तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली सी घटना लगती है हमेशा, वो महिला और उनके साथ के वो लोग, और जाम्बो जी की वो लाइन मैं लिख दूं आपको। वैसे तो जाम्बो जी जब पढ़ेंगे तो और